हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। तो आज इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 क्लास 8 साइंस एस चंद का। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। अब तक हमने देखा था कि कोज क्या है फ्रिक्शन का, किस तरीके से वो फोर्स फ्रिक्शन का लगता है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन को कैसे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। It has been found by experiments that the friction between the two surfaces depends on the two factors। दो जो सरफेस होते हैं उनके अंदर जो फ्रिक्शन लगता है वो किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता लगा था। फर्स्ट वन इज़ द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस। सबसे पहला क्या है, जो दो सरफेस हैं उन दोनों सरफेस का नेचर, मतलब वो कितने रफ है और कितने वो स्मूथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड नंबर टू इज़ द फोर्स विद विच टू फोर्सेस सरफेस आर प्रेस्ड टुगेदर। एक ऐसा फोर्स जिससे जो दोनों सरफेस हैं हमारे वो आपस में प्रेस्ड हों, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हाउएवर डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑफ एरिया। जो हमारा सरफेस होता है एरिया का, उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। किसी भी दो ऑब्जेक्ट जो आपस में कंटैक्ट में होते हैं उनका कितना एरिया आपस में कंटैक्ट में है, इसके ऊपर हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। We will now study how the friction depends on the nature of the two surfaces। अब हम बात करेंगे किस तरीके से फ्रिक्शन है वो डिपेंड करेगा दो सरफेस के नेचर पे और साथ में ही दोनों सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है प्रेस करने से उसके ऊपर। तो फर्स्ट वन है हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस। दो सरफेस के ऊपर किस तरीके से उसके जो नेचर है उनके ऊपर वो फ्रिक्शन डिपेंड करता है। फ्रिक्शन इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस। आपको पता है जो सारे सरफेसेस होते हैं उनके लिए फ्रिक्शन सेम नहीं होता। जो स्मूथ सरफेस होता है उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगता है और लेकिन जो रफ सरफेस होता है उसके ऊपर फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा लगता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस विच आर इन कंटैक्ट विद द ईच अदर। जो दो सरफेस आपस में कंटैक्ट में होते हैं उनकी स्मूथनेस और रफनेस के ऊपर हमारा फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है। When the two surfaces in contact are smooth, then the friction between them will be small। जब दो सरफेस हैं वो कंटैक्ट में होते हैं वो स्मूथ होएंगे तो हमारा फ्रिक्शन है वो स्मॉल होएगा, क्योंकि उनके अंदर जो इंटरलॉकिंग होती है स्मूथ सरफेस की वो कम होती है। उसके अंदर जो हिल्स और ग्रूव्स होते हैं वो स्मूथ सरफेस के अंदर कम होते हैं बहुत, तो उसकी वजह से इंटरलॉकिंग आपस में कम होती है और इंटरलॉकिंग की वजह से वो ईजिली मूव कर सकता है, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन स्मॉल लगेगा। एज द डिग्री ऑफ रफनेस ऑफ द टू सरफेसेज इन कंटैक्ट इंक्रीजेज, जैसे जैसे जो रफनेस की डिग्री इंक्रीज करेंगे हम तो फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, फ्रिक्शन भी वहाँ पे इंक्रीज करता जाएगा। एंड व्हेन द टू सरफेसेज इन कंटैक्ट आर वेरी रफ, देन द फ्रिक्शन बिटवीन दैम विल बी वेरी लार्ज। जब दो सरफेस आपस में जो कंटैक्ट में है अगर बहुत ज़्यादा रफ होएंगे वो, तो उनके अंदर जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होएगा, क्योंकि उनकी जो इंटरलॉकिंग हो रही है रफ सरफेस की आपस में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वी कैन स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेज बाय परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज़ एज फॉलोज। अब हमारे पास दो एक्टिविटीज़ है इसको लेके। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक ब्रिक है फ्लोर के ऊपर। जब हम इसको टाई कर देंगे किसी स्ट्रिंग के साथ, हम इसको क्या कर रहे हैं, टाई कर रहे हैं, बांध रहे हैं उसको, और उसका एक एंड है वो स्ट्रिंग के साथ बांध देंगे और दूसरा एंड हमारे पास फ्री होएगा। यहाँ पे जो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है इसके अंदर हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। उन वैल्यूज़ से हमें क्या पता लगेगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका मैग्नीट्यूड पता लगेगा हमें, जब हम यहाँ से सरफेस फ्लोर के ऊपर ब्रिक को स्वाइप करवाएंगे या फिर उसको मूव करवाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 केसेस लेते हैं। सबसे फर्स्ट केस में क्या होता है कि हम डायरेक्टली ब्रिक को फ्लोर के ऊपर ऐसे मूव करवाते हैं। उसको नॉर्मली जैसे हम मूव करवाएंगे तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा हमारा स्प्रिंग बैलेंस के अंदर, उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू एग्जांपल के तौर पे उसको लगा लेते हैं, हमारे पास 40 आई है। फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास क्या आई है, 40 आई है। अब हम सेकंड केस के अंदर बात करते हैं। जो हमारी ब्रिक है उसको हम क्या करते हैं, किसी पॉलीथीन के अंदर रैप कर देते हैं उसको, और रैप करने के बाद में इसी तरीके से सेम उसको हम पुल करेंगे जिससे वो मूव करेगी। और अब यहाँ पे हम स्प्रिंग बैलेंस की दोबारा से क्या करते हैं, रीडिंग को नोट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको पता है पॉलीथीन लगाने से क्या हुआ है, स्मूथ सरफेस ज़्यादा हो गया है एज़ कंपेरिजन टू जब हम नॉर्मल इसको पुल कर रहे थे। तो यहाँ पे वो सरफेस क्या है, स्मूथ हो गया, और स्मूथ होने के कारण इंटरलॉकिंग हमारी कम हुई है। इंटरलॉकिंग कम होएगी तो फ्रिक्शन हमारा कम लगेगा, मतलब यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू आने वाली है वो इससे क्या होएगी, कुछ ना कुछ कम होएगी। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि उसकी वैल्यू हमारे पास 20 आई है सेकंड केस में।
अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस के अंदर हम एक जूट बैग का यूज़ करेंगे। जूट बैग हो या जूट का क्लॉथ हो, क्यों यूज़ करेंगे उसको? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफ़ होता है एज़ कंपैरिजन टू नॉर्मल। जो हमारी ब्रिक रखी थी नॉर्मली, उसको हम क्या करेंगे, अब जूट के क्लॉथ में रैप कर देंगे हमारी ब्रिक को, और उसी तरीके से उसको पुल डाउन करेंगे। जैसे ही हम उसको पुल करते हैं तो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर हम उसकी क्या करेंगे, रीडिंग को नोट डाउन करेंगे, और वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। इन दोनों केसेस से, जो हमने फर्स्ट केस और सेकंड केस लिया है, इनसे ज़्यादा आएगी क्योंकि उसका रफ सरफेस ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे उसकी फॉर एग्जांपल थर्ड नंबर पे हम बोलते हैं, जो थर्ड केस हमने लिया है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 60 आई है। तो इस तरीके से यहाँ हमें क्या पता लग रहा है कि जो नॉर्मल ब्रिक के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, तो उससे जो हमारा स्मूथ सरफेस था पॉलीथीन के केस में, वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम आएगा, मतलब कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। और हमारे जूट बैग के केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी अमाउंट ज़्यादा आएगी, मतलब उसके अंदर रफनेस ज़्यादा है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लग रहा है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी लर्न दैट व्हेन द सरफेस ऑफ ब्रिक इज मेड मोर स्मूथ बाय रैपिंग पॉलीथीन शीट। जब हम पॉलीथीन शीट को रैप करते हैं तो हमारा जो सरफेस है वो ज़्यादा स्मूथ हो गया है। द फ्रिक्शन विद द फ्लोर डिक्रीजेज, तो इस केस में हमारा जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज कर जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सरफेस ऑफ द ब्रिक इज मेड मोर रफ बाय रैपिंग अ जूट क्लॉथ, जैसे ही हम जूट क्लॉथ को रैप करते हैं हमारे सरफेस ऑफ ब्रिक पे, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारा सरफेस है वो ज़्यादा रफ हो रहा है। देन द फ्रिक्शन विद द फ्लोर इंक्रीजेज, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है। दस द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेज, तो इस तरीके से हमारा जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है स्मूथनेस और रफनेस के ऊपर, दोनों सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से सेकेंड एक्टिविटी है, आप इसको खुद रीड डाउन कर लेना, अगर कोई आपको डाउट आता है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। From the above activity, we say that when the surface of marble floor is made more smooth by making it wet with the water, यहाँ पे क्या किया, जो मार्बल फ्लोर था हमारे पास उसके सरफेस को जैसे बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया वेट करके उसको वाटर के साथ, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है पेंसिल सेल का वो डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है क्योंकि सरफेस है वो स्मूथ हो गया है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सरफेस ऑफ मार्बल फ्लोर इज मेड मोर रफ बाय कवरिंग इट विद द न्यूज़पेपर और टावल, तो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है। मतलब अगर हम सरफेस को रफ करेंगे तो फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, और सरफेस को स्मूथ करेंगे तो हमारा फ्रिक्शन डिक्रीज करेगा। इस तरीके से फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ टू सरफेसेस के ऊपर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉइंट, डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फोर्स विद विच टू फोर्सेज आर प्रेस टुगेदर। जो दो फोर्सेज होते हैं जब वो आपस में प्रेस किए जाते हैं तो उनका जो फोर्स लगता है वो किस तरीके से फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज़ ऑफ टू सरफेसेज। जो फ्रिक्शन है वो किस तरीके से होता है, जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनकी इंटरलॉकिंग के कारण होता है। दो सरफेस के बीच में जो हमारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, हिल्स और ग्रूव्स बोलते हैं जिनको हम, उनके कारण हमारे पास फ्रिक्शन लगता है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस होता है। If the two surfaces of objects are pressed together harder by a greater force, then the friction will increases। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमारे पास जो दो सरफेस होंगे, पहले मैं आपको इसको नॉर्मली बताती हूँ। जैसे हमारे पास क्या हो रहा है कि जब किसी भी चीज़ का हमारे पास एक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल इसी एक्टिविटी के थ्रू बताती हूँ। जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, वो सरफेस के ऊपर रखा है, अगर उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा वेट होएगा, मतलब बॉक्स ज़्यादा भारी है, तो उसका उतना ही ज़्यादा फोर्स कहाँ लगेगा, सरफेस के ऊपर लगेगा। मतलब फोर्स, जो प्रेसिंग का फोर्स है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको मूव करने में दिक्कत आएगी। उसको मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है वो ज़्यादा लगेगा। और इसी तरीके से अगर ये बॉक्स हमारे पास लाइट होएगा, मतलब इसके अंदर वेट है वो बहुत कम होएगा, जिसकी वजह से इसका जो फोर्स ऑफ प्रेसिंग है, प्रेस करने का जो फोर्स होएगा सरफेस के ऊपर वो कम होएगा, और उसकी वजह से हम उसको ईजिली पुश कर सकते हैं, उसको मूव करवा सकते हैं ईजिली। तो जब दो सरफेसेस है ऑब्जेक्ट्स के हमारे, उनके बीच में अगर हम हार्डर पुश कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं बाय द ग्रेटर फोर्स, देन द फ्रिक्शन विल इंक्रीज, तो फ्रिक्शन हमारा इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि जो प्रेसिंग होती है दो सरफेस के बीच में, वो क्या कर देती है, ग्रेटर फोर्स के साथ में इंटरलॉकिंग को ग्रेटली बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको फिक्स कर देती है, इंटरलॉकिंग को। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जब दो सरफेस आपस में हार्डरली पुश किए जाते हैं, प्रेस किए जाते हैं, तो फ्रिक्शन इंक्रीज करता है।
From the above activity, we conclude that the friction between the two surface depend on the force with which the two forces are pressed together. जो हमारा फ्रिक्शन है दो सरफेस के बीच में, वो डिपेंड करेगा कौन से फोर्स के ऊपर, जिससे जो दो सरफेस हैं वो प्रेस हो रहे हैं आपस में, उस फोर्स के ऊपर हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करता है. जनरली हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स ओवर द अनदर सरफेस. जब हमारे पास कोई सरफेस है और उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस केस में अगर ग्रेटर हमारे पास वेट होता है ऑब्जेक्ट का, तो ग्रेटर ही फ्रिक्शन होएगा इन दोनों के बीच में. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज व्हेन द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर हार्डर. जब दो सरफेस हार्डर वे में प्रेस किए जाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का उसके अंदर ज़्यादा वेट होता है. बिकॉज देन द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ देयर सरफेस इंक्रीजेज. जो इरेगुलरिटीज हैं इंटरलॉकिंग की वजह से वो इंक्रीज कर जाती है. वी विल नाउ डिस्कस द स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. अब हम बात करेंगे स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन. तीन इसके टाइप हैं. किस तरीके से, कौन से टाइप को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे. फ्रिक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स. फ्रिक्शन हमारे पास तीन प्रकार का होता है. फर्स्ट वन इज स्टैटिक, सेकंड वन इज स्लाइडिंग एंड थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन. मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में या थोड़ा बहुत इसमें भी डिस्कस किया होगा इस बारे में कि कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करने का होता है, टेंड टू मूव बोलते हैं जिसे. उससे रिलेटेड ही हमारे पास ये फ्रिक्शन है, उन्हीं से हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से फ्रिक्शन होते हैं. वी विल नाउ डिस्क्राइब द थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इन द डिटेल वन बाय वन. लेट अस स्टार्ट विद द स्टैटिक फ्रिक्शन. सो द फर्स्ट इज static friction. The maximum frictional force present between any two object when one object just tend to move or slip over the surface of the other object is called static friction. जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होता है किस टाइम पे होता है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ कंटेक्ट के अंदर हैं, एंड वन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू मूव और स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट. जब एक ऑब्जेक्ट उनमें से या तो मूव करने की कगार पे है, मतलब वो भी मूव नहीं किया है, या फिर वो स्लिप करने की कगार पे है सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन. ये क्या होता है, एक शुरुआती फ्रिक्शन होता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू द स्टार्ट मूविंग. वो एक्चुअली मूव नहीं करता, पर वो मूव करने के पॉइंट पे होता है कि बस जस्ट अभी मूव करने वाला है. द ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टैटिक इन दिस केस. इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा क्या होएगा, स्टैटिक होएगा. मतलब वो वहीं पे स्टेशनरी पे है, वो मूव नहीं किया है पर मूव करने वाला है बिल्कुल जस्ट मिनी सेकेंड्स के अंदर. उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे. We can demonstrate the static friction between a wooden block and a tabletop performing an activities as follows. अब हम इस एक्टिविटी के थ्रू क्या देख सकते हैं, किस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन एक वुडन ब्लॉक और टेबल टॉप के अंदर लग रहा है. इस एक्टिविटी के अंदर हम एक वुडन ब्लॉक लेते हैं जिसमें क्या होता है, एक हुक अटैच होता है दूसरी एक साइड पे, और उसको हम हॉरिजॉन्टली सरफेस के ऊपर पुट कर लेते हैं. उसके बाद क्या होता है, एक स्प्रिंग बैलेंस को अटैच करते हैं. जो हमने यहाँ पे हुक प्लेस किया है वुडन ब्लॉक के ऊपर, तो यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस को अटैच करते हैं और उस स्प्रिंग बैलेंस को पुल करते हैं राइट साइड की तरफ. और जैसे ही हम उसको राइट साइड की तरफ पुल करते हैं स्मॉल फोर्स के साथ, तो यहाँ पे क्या करता है, वो मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. जो वुडन ब्लॉक है वो डज नॉट मूव बिकॉज इट्स मोशन इज बीइंग अपोज्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जो मोशन है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको अपोज करता है अपोजिट डायरेक्शन में लग के. मतलब हमारी राइट साइड में क्या कर लग रहा है, फोर्स लग रहा है जो हम लगा रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू, और अपोजिट साइड में यहाँ पे क्या लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है जो इसको मूव नहीं कर पाता. एज वी इंक्रीज द पुलिंग फोर्स अप्लाइड टू द वुडन ब्लॉक, जैसे हम क्या करते हैं, पुलिंग फोर्स को इंक्रीज करते हैं, जो हम फोर्स उसको खींचने में लगा रहे हैं उसको जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो वुडन ब्लॉक का जो फ्रिक्शन ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो फ्रिक्शन भी हमारा इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है. बट अल्टीमेटली व्हेन द अप्लाइड फोर्स बिकेम्स अ लिटिल मोर देन द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पे हमारा जो फोर्स लग रहा है, इस साइड हमारा फोर्स लग रहा है और इस साइड फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जब तक ये दोनों आपस में इक्वल होएंगे, या ये फ्रिक्शनल फोर्स को मैं इस तरीके से शो कर देती हूँ फ्रिक्शनल, और ये अप्लाइड फोर्स है हमारा. जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स है इसके साथ साथ चलेगा, मतलब इसके इक्वल चलेगा, जितना फ्रिक्शनल फोर्स लगना है उसके इक्वल होएगा, या फिर अप्लाइड फोर्स हमारा फ्रिक्शनल फोर्स से कम होएगा, तब तक ब्लॉक मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसको इस साइड खींच के रखता है, मूव नहीं होने देता. तो जब हम इसको इक्वल करके लेके आएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स है उसी के अकॉर्डिंग अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, उस टाइम पे भी हमारा ब्लॉक मूव नहीं कर पाता है, और उससे अगर हल्का सा भी ऊपर अगर हमारा अप्लाइड फोर्स हो जाता है तो वो लिटिल मूव करना शुरू कर देता है. यही बात यहाँ पे बोल रखी है.
व्हेन द अप्लाइड फोर्स बिकम्स अ लिटल मोर देन द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम है उससे अगर अप्लाइड फोर्स हल्का सा भी ज़्यादा होएगा तो वुडन ब्लॉक जस्ट स्टैंड्स टू मूव और स्लिप ऑन द सर्फेस ऑफ द टेबल। तो हमारा जो वुडन ब्लॉक है बस वो मूव करना स्टार्ट करने वाला ही होगा। दिस मीन्स दैट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द वुडन ब्लॉक और टेबल टॉप हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी जो टेबल और हमारे वुडन ब्लॉक के बीच में लग रही है उसके ऊपर क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की, जिससे आगे वो इंक्रीज नहीं कर सकता। द फोर्स विच वी आर एक्सर्टिंग इन मेकिंग द वुडन ब्लॉक जस्ट स्टैंड टू मूव और स्लिप इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं वुडन ब्लॉक के ऊपर लगाते हैं जो उसको मूव करवाने के लिए, अपोजिट होता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, वो उसको स्लिप इक्वल होता है उसके, जो हमारा बस उसको मूव करवाने के लिए हम टेंड टू मूव करवाते हैं तो वो क्या होता है, इक्वल होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। इन फिगर 9 वी कैन सी दैट देन व्हेन द वुडन ब्लॉक जस्ट स्टैंड्स टू मूव और स्लीप ऑन द टेबल टॉप स्प्रिंग बैलेंस शोज अ रीडिंग ऑफ 5 न्यूटन फोर्स। जब यहाँ पे वो टेंड टू मूव होता है मतलब वो मूव नहीं कर पाता लेकिन बस मूव करने वाला ही होता है, उस टाइम पे उसका जो रीडिंग शो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5 न्यूटन हो रहा है। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वुडन ब्लॉक और टेबल टॉप के बीच में वो कितना है, 5 न्यूटन्स है। Discussion, we conclude that the force required to overcome the friction at the instant an object just stand to start moving from rest। तो इस ऊपर वाले डिस्कशन से हम क्या बता सकते हैं कि जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड होता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एक इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट के अंदर, वो क्या होता है, जस्ट स्टैंड टू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से उसको हल्का सा मूव करवाना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब हम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। प्लीज नोट दैट इन द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली नॉट मूविंग और स्लाइडिंग ओवर द अदर ऑब्जेक्ट, इट ओनली टेंड्स टू मूव और स्लाइड। वो सिर्फ टेंड करता है, मतलब वहाँ पे वो उसके चलने की या उसको स्लाइड करवाने की कगार पे होता है, पर ना ही वो वहाँ पे मूव करता है और ना ही वो वहाँ पे स्लाइड करता है। बिल्कुल जस्ट उस पॉइंट पे होता है कि उससे हल्का सा भी आगे हुआ तो वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। नंबर 2 अब हम बात करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब स्लाइड कर रहा है जिसके अंदर वो वाला फ्रिक्शन, और जो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी मतलब जहाँ पे वो रेस्ट पे है वो, तब वो आपको इसमें गलती नहीं करनी कि वो मूव नहीं करता ना ही वो स्लाइड करता। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी। नाउ द सेकेंड वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। The frictional force present when one object moves slowly over the surface of another object is known as sliding friction। Sliding friction क्या होता है, जब frictional force present होता है, कब present होता है, जब एक object move कर रहा है धीरे धीरे किसी surface के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर उसके ऊपर वो slide कर रहा है उसको हम sliding friction बोलते हैं। Thus the sliding friction comes into play जब कोई भी object है slide कर रहा है, मतलब slowly move कर रहा है लेकिन continuously वो move ही करना चाहिए दूसरे object के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी शो कर रखी है। वी कैन डेमोन्स्ट्रेट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बाय एक्सटेंडिंग द अबव एक्टिविटी फर्दर। जो हम ऊपर एक्टिविटी कर रहे थे, अबव एक्टिविटी के अंदर हमने क्या देखा था, एक सर्टेन फोर्स है हमारे पास जो इक्वल है और स्टैटिक फ्रिक्शन के जस्ट अपोजिट है, जो हमने अप्लाई किया वुडन ब्लॉक के ऊपर जस्ट स्टैंड टू मूव और स्लिप ऑन द टेबल। मतलब हमने जो अप्लाइड फोर्स लगाया था वो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल था। जो हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे थे वो फ्रिक्शनल फोर्स के बिल्कुल इक्वल था, और इक्वल था तो इसका मतलब क्या हुआ, वो टेंड टू मूव कर जाएगा। उसके बाद वो टेंड टू मूव यहाँ पे इस पॉइंट पे है वो, और उससे अगर हल्का सा भी आगे हुआ तो वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो उस टाइम पे जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे थे। तो अब यहाँ से अगर हल्का सा अगर आगे होता है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। लेट अस नाउ इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड टू पुल द वुडन ब्लॉक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फोर्स हम लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं वुडन ब्लॉक को पुल करने में, उसको हल्का सा इंक्रीज कर देते हैं। वी विल सी दैट द वुडन ब्लॉक बिगेन्स टू स्लाइड। अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि वुडन ब्लॉक है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया उसने। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोली विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो स्पीड से वो मूव किया है उस स्पीड के साथ हम उसको मूव करवाएंगे धीरे धीरे, जो फोर्स उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा वो क्या होएगा,
स्लाइडिंग फ्रिक्शन होएगा। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द वुडन ब्लॉक स्लाइडिंग इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो वुडन ब्लॉक हम स्लाइड करवा रहे हैं एक बार स्टार्ट होने के बाद जो स्लाइडिंग हो रही है वो क्या होएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होएगा। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं ना स्लाइड करना तो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। दिस मीन्स दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या होएगा कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होएगा। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 10 वी कैन सी दैट when the wooden block starts sliding then the spring balance shows the reading of 4 न्यूटन। दिस मीन्स दैट जो मैग्नीट्यूड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वो कितना है, 4 न्यूटन है। लेकिन हमने पीछे अभी लास्ट फिगर के अंदर देखा था, लास्ट एक्टिविटी में जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसका कितना था, 5 न्यूटन था। Since the sliding friction is smaller than the static friction, it is easier to keep an object moving which is already in the motion than to move the same object from the rest। अब जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपने देखा है कि स्मॉलर है स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को हम इजीली मूव करवा सकते हैं। जो वो ऑलरेडी मोशन में है उसको हम क्या करेंगे, इजीली मूव करवा सकते हैं। वो इजी रहेगा मूव करवाना, जो पहले से ही मूव कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, इजी कर सकते हैं कि मूव करवा सकते हैं। किसके कंपैरिजन में, जब वो बॉडी रेस्ट पे थी। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज व्हेन द, यहाँ पे अब जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन है स्मॉलर है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्मॉलर क्यों है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है मूव करने के लिए। तो जो इरेगुलरिटीज़ है सरफेस के ऊपर वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी कि लॉक हो जाएंगी और इरेगुलरिटीज़ उसको कम्प्लीटली लॉक कर लेंगी जिसकी वजह से वो मूव ना कर पाए। तो जो इंटरलॉकिंग है दो सरफेसेस की वो वहाँ पे कम हो जाएगी एज कंपेरिजन टू रेस्ट पे। जब वो रेस्ट पे था तो इंटरलॉकिंग उनके अंदर ज़्यादा हो रही थी, और जब वो मूव करना स्टार्ट कर चुका है तो उसके बाद उनके पास इतना टाइम नहीं मिलता उनको कि वो आपस में इंटरलॉक कर पाएँ, और इंटरलॉक यहाँ पे कम होएगा जिसकी वजह से जो हमारा फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। सिंस द इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सर्फेसेज इज लेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग, देयरफॉर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो छोटा होएगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। नाउ द थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग का मतलब रोल करना, तो रोलिंग फ्रिक्शन कब होएगा, जब रोल करेगी कोई बॉडी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब एक ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा, मतलब मूव करने का यहाँ पे किससे है, रोल से है। जब एक ऑब्जेक्ट रोल करता है, जैसे हम व्हील के केस में बोल सकते हैं, अगर वो रोल करेगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो जो उसको मोशन में लेके जाने का रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे क्या होएगा, रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन का मतलब क्या हुआ, जो उसके मोशन को अपोज करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो रोल करवाना है वो ईजी होता है स्लाइड करवाने के कंपैरिजन में, तो रोलिंग फ्रिक्शन भी क्या हुआ, स्लाइडिंग से और भी कम हो जाएगा। दस रोलिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। रोलिंग क्या करवा देता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करवा देता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इट इज़ मच ईजियर टू रोल एन ऑब्जेक्ट ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट दैन टू स्लाइड इट। इट विल ऑल्सो शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होएगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होएगा, उसके बाद हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा सबसे ज़्यादा होएगा, उसके बाद हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन होएगा, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम हमारे पास कौन सा फ्रिक्शन होएगा, रोलिंग फ्रिक्शन होएगा। अब ये एक्टिविटी हमें बता रही है लेट अस कीप अ थिक बुक ऑन द टेबल। पहले हम क्या करते हैं, एक मोटी सी बुक को किसी टेबल के ऊपर रख लेते हैं, उसको फिर हम क्या करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं हमारे हाथ के साथ। हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसका पुश करना इतना ईजी नहीं है, मोटी बुक को जो टेबल के ऊपर है, और उसको मूव करवाना इतना ईजी नहीं है। जैसे हम उसको मूव करवाएंगे वो हल्का बहुत फोर्स मांगेगी। वी हैव टू अप्लाई द फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स टू मेक द बुक मूव ऑन द टेबल। उसको हम क्या करेंगे, इतना फोर्स देंगे कि जिससे वो बुक है टेबल के ऊपर मूव करना शुरू कर दे। दिस इज बिकॉज व्हेन द बुक लाइंग डायरेक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ टेबल मूव्स देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बुक होती है जब वो डायरेक्टली टेबल के ऊपर रखी हुई होती है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है हमारा वो लगता है यहाँ पे बुक को रखने में। द लार्ज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होएगा सरफेस ऑफ टेबल और बॉटम ऑफ थिक बुक के बीच में, वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट कर देगा उसको मूव करवाने में। नाउ टेक 3 राउंड पेंसिल्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 राउंड पेंसिल्स लेते हैं। प्लेस द राउंड पेंसिल्स पैरेलल टू वन अनदर ऑन द टेबल टॉप। जो हमारी बुक है उसके नीचे हम तीनों पेंसिल्स को रख देंगे, जो थिक बुक है वो पेंसिल्स के ऊपर रखी जाएंगी। नाउ पुश द बुक विद योर हैंड। अब बुक को पुश करके देखो हाथ के साथ। व्हेन वी पुश द बुक
द राउंड पेंसिल्स कीप्ड बिलो इट स्टार्ट रोलिंग और टर्निंग। जो हमारी राउंड पेंसिल्स हैं वो रोल करना शुरू कर देंगी और बुक को आगे की तरफ इजीली मूव करवाएंगे। वी हैव टू अप्लाई अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स टू मेक द बुक मूव व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन द रोलर्स। मतलब जब वो पेंसिल्स के ऊपर रखी हुई होगी तब हम उसके ऊपर बहुत स्मॉल फोर्स लगा रहे होंगे, इतना ज़्यादा फोर्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको मूव करवाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेरिजन टू स्लाइडिंग डायरेक्टली सरफेस ऑफ टेबल के ऊपर मूव करवाने से। इट इज़ मच ईजियर टू मूव एन ऑब्जेक्ट कीप्ड ऑन द रोलर्स दैन टू स्लाइड इट, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। From the above discussion we conclude that when an object rolls over the another object, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता है then rolling friction comes into play between them। तो यहाँ पे क्या होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन प्ले में आता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है तो इसीलिए उसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली कन्वीनियंट होता है किसी भी हैवी लगेज को पुल करने में जो रोलर्स के साथ फिट होते हैं। हैवी मशीन्स कैन बी इजिली मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय प्लेसिंग द राउंड logs of wood under them and then pushing with the force of the hands। जो हैवी मशीन्स होती है उनको हम इजीली कैसे मूव करवा सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे वुडन के लोग्स रख देते हैं जो राउंड होते हैं, जो उसको हल्के हाथों से या मतलब 2-3 बंदे जितनी उसको रिक्वायरमेंट होएगी उसको हम पुश करके हाथों के साथ मूव करवा सकते हैं। द राउंड logs ऑफ वुड एक्ट्स एज द रोलर्स। जो राउंड वुड होते हैं वो क्या करते हैं, रोलर्स का काम करते हैं और वो इजीली हैवी मशीन्स को मूव करवा देते हैं। जैसे यहाँ फिगर के अंदर शो कर रखा है, एक लार्ज ब्लॉक है, स्टोन उसके ऊपर प्लेस करा गया है, मूव्ड बाय द यूज ऑफ द रोलर्स। प्लीज नोट दैट द रोलर्स टर्न अराउंड लाइक द व्हील्स एंड टेक द ब्लॉक ऑफ द स्टोन फॉरवर्ड। ये रोलर्स क्या करते हैं, मूव करते हैं जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्टोन को आगे की तरफ लेके जाते हैं। दस द रोलर्स आर अ काइंड ऑफ व्हील्स। रोलर्स क्या होते हैं, व्हील्स का काइंड ही होता है। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड वाई व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड। तो इसीलिए हम ये भी सोच सकते हैं या यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं व्हील ही सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन मैनकाइंड की क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या करता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत कम लगता है और इजीली कोई भी बॉडी मूव कर सकती है। दिस इज बिकॉज व्हील्स ग्रेटली रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड हैंस कैन बी यूज टू मूव इवन द हैवी ऑब्जेक्ट्स, जैसे कार, बस, ट्रक, ट्रेन, वो है इजीली मूव कर सके। तो यहाँ पे हमारा यह क्या था, रोलिंग फ्रिक्शन था। सबसे ज़्यादा जिसकी अमाउंट होएगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन होएगा, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन होएगा और जिससे सबसे कम फ्रिक्शन लगता है वो क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। यहाँ तक यह हमारा लेक्चर था। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होता है या कोई भी आपको सजेशन देना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल क्यों है, उसकी एडवांटेज क्या है, हार्मफुल भी है और वो यूज़फुल भी है। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।